नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत में आवारा कुत्तों के घातक हमलों को देखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पर नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज को लॉन्च किया है। भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम के अन्वेषण व खनन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर लगने वाले गंगा सागर मेले में लगभग 10 मिलियन श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन से संचालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आज की पहली मुख्य खबर है कि भारत में आवारा कुत्तों के घातक हमलों को देखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के हमले से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य की जनता से सुझाव मांगे हैं। अगर हम आवारा कुत्तों के आतंक के कारणों को समझें तो इनके लिए उचित जन नियंत्रण कार्यक्रम और पशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का अभाव है। साथ ही जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारण है। जैसे बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही से निपटान नहीं किया जाता है, जो आवारा कुत्तों को आकर्षित करता है। पालतू जानवरों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा संसाधनों की कमी के कारण प्रशासनिक उदासीनता देखी जा रही है। इससे प्रशासनिक उपाय विफल हो जाते हैं। इन सब के साथ कुछ कानूनी चुनौतियां भी हैं, जैसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 पशुओं के खिलाफ सभी तरह के क्रूर व्यवहार को आपराधिक कृत्य मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को हटाने, विस्थापित करने या मारने पर रोक लगा रखी है। इन सब मुद्दों के अलावा कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं, जैसे आवारा कुत्तों के हमले के सबसे अधिक शिकार विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग और बच्चे होते हैं। साथ ही आवारा कुत्तों के कारण नागरिकों के अधिकार जैसे बिना बाधा की भागीदारी, आवाजाही, पहुंच आदि तो बाधित होते ही हैं। साथ ही अन्य पशुओं के अधिकार जैसे सह अस्तित्व इत्यादि भी आपस में टकराते हैं। आवारा कुत्तों के संदर्भ में यह धार्मिक विश्वास की बंध्याकरण अवांछनीय व्यवहार संबंधी परिवर्तनों का कारण बनता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नसबंदी से कुत्ते अजीब व्यवहार करने लगते हैं। अब अगर हम आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किए जा सकने वाले उपायों की बात करें तो पशु जन नियंत्रण नियम 2023 के अनुसार आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी में स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ानी चाहिए। कुत्तों के कानूनी संरक्षण को प्रोत्साहित करके कुत्ते पालने वालों को इनकी जिम्मेदारी लेने को बढ़ावा देना चाहिए। अभयारण्यों और आश्रय स्थलों में आवारा कुत्तों का पुनर्वास किया जाना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम में जानवरों के साथ व्यवहार पर अध्याय शामिल करने चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग ने साल 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी नामक चर्चा पत्र जारी किया है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के बारे में। ये अपनी तरह का पहला सूचकांक है जो घरेलू स्तर पर एकाधिक और एक साथ प्रभाव डालने वाले अभावों का अनुमान लगाता है। इसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS डेटा के आधार पर नीति आयोग प्रकाशित करता है। इसमें 3 आयाम और 12 संकेतक शामिल हैं। राष्ट्रीय MPI के उप सूचकांक भी हैं। पहला हेड काउंट रेशियो यानी HCR, इसमें कितने लोग गरीब हैं इसका विवरण किया गया है। और दूसरा गरीबी की तीव्रता, इसमें गरीब कितने गरीब हैं इसका विस्तृत विवरण शामिल है। इसी प्रकार ग्लोबल MPI को ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI प्रकाशित करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। अब बात करते हैं इस चर्चा पत्र के मुख्य बिंदुओं के बारे में। चर्चा पत्र के अनुसार पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये साल 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि HCR जनसंख्या का वो प्रतिशत है जो गरीबी रेखा से नीचे आता है। इतना ही नहीं, सभी 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI संकेतक सुधार के महत्वपूर्ण संकेत दर्शा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे गरीब राज्यों में गरीबी में तेजी से गिरावट भी दर्ज की गई है। यह
असमानताओं में कमी का संकेत है। ये संभावना व्यक्त की गई है कि भारत सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 1.2 को 2030 से काफी पहले हासिल कर सकता है। SDG 1.2 का लक्ष्य है बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करना। बहुआयामी गरीबी में कमी के लिए कुछ कारक जिम्मेदार है, जैसे कि सरकार द्वारा शुरू की गई पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी सरकारी पहलें। इतना ही नहीं, सतत आर्थिक समृद्धि भी दर्ज की जा रही है और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा क्षेत्र में निवेश में वृद्धि की गई है। चलिए बात करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की। भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD ने अपने 150वीं वर्षगांठ पर नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज लॉन्च किया है। हम खबर की बात करें उससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD के बारे में जान लेते हैं। इसे 1875 में स्थापित किया गया था। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है। साथ ही यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर मौसम पूर्वानुमान में इसकी उपलब्धियों की बात करें तो हाल के समय में डॉपलर वेदर रडार की संख्या में वृद्धि के साथ इसके पूर्वानुमान की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह डॉपलर वेदर रडार डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। यह एक तरंग स्रोत और उसके पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गति के दौरान तरंग आवृत्ति में परिवर्तन को व्यक्त करता है। अगर IMD के कार्यों की बात की जाए तो यह मौसम संबंधी पर्यवेक्षण करता है और मौसम संबंधी जानकारी का पूर्वानुमान लगाता है, गंभीर मौसमी घटनाओं के प्रति सचेत करता है, कृषि, उद्योग आदि के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आंकड़े प्रदान करता है, मौसम विज्ञान और संबद्ध विषय में अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे कार्य करता है। आइए अब खबर पर वापस लौटते हैं। नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज का लक्ष्य विज्ञान आधारित जलवायु निगरानी और पूर्वानुमान सेवाओं के सृजन, उपलब्धता, वितरण और उपयोग को बेहतर करना है। यह सर्विसेज ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज पर आधारित है, जिनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने लॉन्च किया था। यह नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज प्रमुख क्षेत्रकों जैसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण, कृषि व खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए जलवायु जोखिमों को कम करेगा। IMD द्वारा कुछ अन्य सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली सेवा है मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान सक्षम प्रणाली। यह एक वेब GIS आधारित एकीकृत निर्णय समर्थन प्रणाली है। दूसरी सेवा है मौसम मोबाइल एप्लीकेशन। यह IMD द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को एकीकृत करता है। और तीसरी सेवा है पंचायत मौसम सेवा पोर्टल। यह किसानों को उनकी कृषि संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम के अन्वेषण व खनन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल की पहली लिथियम अन्वेषण व खनन परियोजना है। काबिल भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक संस्था है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले बात करते हैं लिथियम के बारे में। इस धातु का सिंबल है Li और एटॉमिक नंबर है 3। इसके मुख्य गुणों की बात करें तो ये कोमल और अधिक चमक के साथ चांदी जैसी सफेद धातु है। इसीलिए इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लिथियम का उपयोग लिथियम आयन बैटरियों, मोबाइल फोन्स, मिश्र धातु, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आदि के निर्माण में किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल के बारे में। इसको 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स के आकलन, पूर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए अनन्य अधिकार प्रदान किए गए हैं। काबिल का गठन 2019 में किया गया था। इसका कार्य भारत में उपयोग के लिए विदेशों में सामरिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, विकास और प्रोसेस करना है। यह समझौता एक सतत भविष्य के लिए भारत के एनर्जी ट्रांजिशन लक्ष्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त ये अलग अलग उद्योगों के लिए आवश्यक, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों हेतु निरंतर व विविध स्रोतों पर आधारित सप्लाई चेन भी सुनिश्चित करेगा। ये ब्राइन प्रकार के लिथियम के अन्वेषण, दोहन व प्राप्ति के लिए भारत में टेक्निकल और ऑपरेशनल अनुभव लाने में मदद भी करेगा। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का एक हिस्सा भी है। लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना के अतिरिक्त बोलीविया व चिली सहित एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र भी सम्मिलित है।
इन देशों में मौजूदा ज्ञात लिथियम भंडारों का 75% विद्यमान है। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देश हैं जहां लिथियम के भंडार मौजूद है और चीन का लिथियम की सप्लाई चेन पर प्रभुत्व है। वहीं भारत अपनी लिथियम मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन का लिथियम भंडार खोजा गया है। अब बढ़ते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर लगने वाले गंगा सागर मेले में लगभग 10 मिलियन श्रद्धालु पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सागर द्वीप देश में जलवायु परिघटनाओं के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य क्षेत्रों में से एक है। यह द्वीप उच्च तीव्रता वाले चक्रवातों और उच्च स्तर के तटीय अपरदन दोनों से प्रभावित है। यह द्वीप कोलकाता के नजदीक गंगा डेल्टा में अवस्थित है। यहाँ हुए मेले में तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या के कारण द्वीप की मौजूदा जलवायु संबंधी सुभेद्यता और बढ़ जाने की आशंका है। आइए अब समझते हैं कि संस्कृति पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव हो सकते हैं। बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण, समुद्री अम्लीकरण आदि का विश्व धरोहर स्थलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2019-2020 में वनाग्नि ने ऑस्ट्रेलिया के गोंडवाना वर्षावनों को काफी नुकसान पहुंचाया था। यह वर्षावन एक विश्व धरोहर स्थल है। जलवायु परिवर्तन से होने वाला विस्थापन विशेष रूप से देशज समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं और संस्कृति के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है। साथ ही रचनात्मक उद्योगों और सांस्कृतिक पर्यटन से उत्पन्न होने वाले आर्थिक अवसरों का नुकसान होता है। इसका एक उदाहरण 2013 में केदारनाथ बाढ़ से हुई तबाही है। संस्कृति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए कुछ पहले भी शुरू की गई हैं, जैसे कि COP28 में संयुक्त अरब अमीरात और ब्राजील ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ कल्चर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन पहल की शुरुआत की है। भारत में तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान चलाया जा रहा है। इनके अलावा भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक विरासतों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए तीव्र गर्मी से बचाने के लिए विरासत इमारतों की रेट्रोफिटिंग की जा सकती है और टिकाऊ निर्माण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रति सांस्कृतिक विरासतों की सुभेद्यता के बारे में स्थानीय समुदायों और पर्यटकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों में संस्कृति का एकीकरण करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन शमन संबंधी कार्रवाइयों में पारंपरिक प्रथाओं जैसे पारंपरिक जल संचयन को शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। उत्तर कोरिया ने ठोस ईंधन से संचालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल हाइपरसोनिक हथियारों को लॉन्च करने में सक्षम है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल की गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि इस तरह की मिसाइलों की गति मैक 5 से अधिक होती है। मिसाइलें तरल और क्रायोजेनिक ईंधन के साथ साथ ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा भी संचालित होती है। क्रायोजेनिक ईंधन वास्तव में बहुत कम तापमान पर भंडारित तरलीकृत गैस होती है। इस ईंधन को अधिक दक्ष माना जाता है। इस तकनीक में प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन यानी LOX और तरल हाइड्रोजन LH2 का उपयोग किया जाता है। ये ठोस और तरल ईंधन की तुलना में जलने वाले प्रत्येक किलोग्राम प्रणोदक पर अधिक थ्रस्ट प्रदान करता है। खबर के आखिर में चलिए ठोस ईंधन और तरल ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित मिसाइलों की तुलना करते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के संदर्भ में ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें ठोस प्रणोदक ईंधन और ऑक्सीडाइजर का मिश्रण होता है। इसमें ईंधन के रूप में एल्यूमीनियम के धात्विक पाउडर का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीडाइजर के रूप में अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोरेट शामिल होता है। वहीं तरल ईंधन संचालित मिसाइल में तरल अवस्था में ईंधन और ऑक्सीजन या अन्य ऑक्सीडाइजर होते हैं। इसमें मौजूद ईंधन है केरोसिन, अल्कोहल, हाइड्रोजीन और इसके डेरिवेटिव्स तथा तरल हाइड्रोजन। और ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, तरल ऑक्सीजन और तरल फ्लोरीन। चलिए अब इन दो अलग तरह की प्रौद्योगिकियों के मैकेनिज्म पर भी एक नजर डालते हैं। ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी में ईंधन और ऑक्सीडाइजर सख्त रबड़ जैसी सामग्री से संयुक्त रूप से बंधे होते हैं और एक धात्विक आवरण में पैक किए जाते हैं। वहीं तरल ईंधन प्रौद्योगिकी में इन्हें एक कंबशन चैम्बर में मिश्रित किया जाता है और दहन किया जाता है।
ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी से होने वाले लाभों की बात करें तो इन्हें अधिक रखरखाव की जरूरत नहीं पड़ती है और इस ईंधन पर आधारित मिसाइल को तुरंत दागा जा सकता है। इसके अलावा ईंधन को लंबे समय तक भंडारित भी किया जा सकता है। वहीं तरल ईंधन प्रौद्योगिकी वाले ईंधन के उपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है और इंजन को बंद भी किया जा सकता है। ये प्रौद्योगिकी अधिक थ्रस्ट और पावर उत्पन्न करती है। ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी में उत्पन्न थ्रस्ट को नियंत्रित या बंद नहीं किया जा सकता है। वहीं तरल ईंधन प्रौद्योगिकी में ईंधन और ऑक्सीडेंट को अलग अलग भंडारित करना होता है। ये जटिल प्रौद्योगिकी है। इस तकनीक पर आधारित मिसाइलों का भार अधिक होता है। चलिए आखिर में बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है रिपब्लिक ऑफ नाउरू। इस देश की राजधानी है यारेन। नाउरू ने एक चीन सिद्धांत के तहत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी है। साथ ही ताइवान के साथ सभी तरह के राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। एक चीन सिद्धांत के अनुसार ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ताइवान के लिए एकमात्र वैध सरकार है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है और साथ ही माइक्रोनेशिया का भाग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोनेशिया द्वीपों का एक समूह है और ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी द्वीपीय क्षेत्र हैं सोलोमन, बानाबा और किरिबाती। अब बात करते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। ये एक प्रवाल द्वीप है। इसमें एक केंद्रीय पठार है। ये पठार बड़े पैमाने पर रॉक फॉस्फेट से बना है। ये रॉक फॉस्फेट समुद्री पक्षियों, चमगादड़ों आदि के मल संग्रह से बना है और इस देश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कमांड रिज। आइए अब चर्चा करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय आवश्यक नैदानिकी सूची में संशोधन के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह सूची स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के एक आवश्यक घटक के रूप में नैदानिकी अर्थात डायग्नोस्टिक्स पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। यह सूची विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली आवश्यक नैदानिकी सूची पर आधारित है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पुंगनूर गायों को चारा खिलाया। यह गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव की स्थानिक नस्ल है। इसका कद लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर और वजन लगभग 115 से 200 किलोग्राम होता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पुंगनूर नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए मिशन पुंगनूर आरंभ किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए नामांकन मांगे हैं। इस पुरस्कार के द्वारा शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों के उत्कृष्ट एवं प्रेरक वैज्ञानिक, तकनीकी व नवाचार संबंधी योगदान को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर साल 23 अगस्त को 4 श्रेणियों अर्थात विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम में दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्थाया आयोजित किया गया। इस द्विपक्षीय अभ्यास के साथ साथ भारत थाईलैंड समन्वित गश्त का 36वां संस्करण भी आयोजित किया गया था। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों और एनबीएफसीज को मॉडल आधारित एल्गोरिथमिक लैंडिंग के प्रति सचेत किया है। यह एक रिमोट और ऑटोमेटेड लैंडिंग प्रक्रिया है। यह मॉडल ग्राहक बनाने, ग्राहक के क्रेडिट आकलन, ऋण मंजूरी, ऋण वितरण, ऋण वसूली और संबंधित ग्राहक सेवा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक वाहन एक फास्टैग अभियान 31 जनवरी 2024 से लागू होगा। इसका उपयोग कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को हतोत्साहित करना या किसी विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ना है। फास्टैग ऑटोमेटिक टोल भुगतान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। भारत में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को सिक्किम में देखा गया है। इसे तिब्बती नीले भालू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सर्वाहारी पशु है, अर्थात यह पौधे और जानवरों दोनों का भक्षण करता है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन का मानव पर पहली बार परीक्षण किया है। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में संक्रमित होता है। यह दूषित भोजन से या लोगों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क से फैल सकता है।
टेरोपोडिडे फैमिली और जीनस टेरोपस के फ्रूट बैट्स निपा वायरस के नेचुरल होस्ट हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।